दोस्तों कैसे 14,000 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। कैसे किसी एक कंपनी का शेयर जो कि 541 रुपए का ट्रेड होता है, जनवरी 2008 में वो गिर करके 6 जनवरी 2009 को 178 रुपए 20 पैसे का पहुंच जाता है और 9 जनवरी 2009 को वही शेयर प्राइस 6.5 रुपए का पहुंच जाता है। क्यों ऐसा होता है कि PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करने से 2 साल का बैन कर दिया जाता है? क्यों गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील करके कंपनीज एक्ट 2013 को इंप्लीमेंट करने के लिए? दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉर्पोरेट दुनिया की एक सबसे बड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में जिसने कॉर्पोरेट दुनिया को झंझोर के रख दिया था। बात है 1987 की, जब दो भाई पी रामालिंगा राजू और उनके भाई ने मिलकर स्टार्ट करा था सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड। उससे पहले वो इन्वॉल्व थे कॉटन के बिजनेस में और फिर स्टार्ट करते एक ऐसी कंपनी जो कि IT आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होती है। उस कंपनी के थ्रू वो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये सर्विसेज एक लोअर कॉस्ट में होता है इसलिए ये पूरे वर्ल्ड में बहुत इजीली रीच कर पाते हैं एंड इसके साथ साथ ही इनके बिजनेस 65 डिफरेंट कंट्रीज में पहुंच जाती है एंड बहुत रैपिडली ग्रो करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सन 1991 में इन सत्यम कंप्यूटर्स लिस्ट हो जाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। दोस्तों कंपनी के साथ सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है पर उसी टाइम में हैदराबाद में रियल एस्टेट अपने बूम पर रहता है एंड राजू का ध्यान जाता है उसी रियल एस्टेट बिजनेस पर। इसी के लिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज अक्वायर करने के लिए राजू दो कंपनीज का सेटअप करता है, मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टीज। अगर दोस्तों आप सत्यम को लास्ट से रीड करोगे तो बनता है मेटस एंड इसी दो कंपनी को फॉर्म करके राजू अक्वायर करने लगते हैं प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि राजू के पास इंटरनल इंफॉर्मेशन रहती है हैदराबाद में जो प्रपोज्ड मेट्रो लाइन रहती है उसके बारे में। अब क्योंकि राजू बैक टू बैक प्रॉपर्टीज अक्वायर कर रहा होता है तो उसे फंड्स की भी जरूरत पड़ती है। तो फंड्स राजू सत्यम कंप्यूटर से निकालता है और उसे लगा देता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में। और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज अक्वायर करने के लिए वो 365 डिफरेंट कंपनीज ओपन कर लेता है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने फार्मर्स, अपने रिलेटिव्स को भी डाल देता है। अब जो फंड्स चाहिए होता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को अक्वायर करने के लिए, उस फंड्स को जनरेट करने के लिए राजू स्टार्ट कर देता है सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना। मान लो कि सत्यम कंप्यूटर्स का 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो उसका प्रॉफिट वो 600 करोड़ दिखा देता था। अब ये 600 करोड़ दिखाने के लिए वो बहुत सारे फेक इनवॉइसेस जनरेट कर देता था। अब क्योंकि रेवेन्यू दिखा रहे तो रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आना चाहिए तो उसके लिए वो फेक एम्प्लॉयज को दिखाता था पेरोल पर, फेक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिखाता था एंड साथ में जो प्रॉफिट होता था उसके लिए फेक बैंक स्टेटमेंट भी जनरेट करता था। और ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस करने लगा राजू, जिसके वजह से कंपनी के शेयर प्राइस एकदम रैपिडली ग्रो होने लगे। क्योंकि एक नेचुरल है कि किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उसके शेयर प्राइसेस इंक्रीज होगी एंड राजू इसी का बेनिफिट लेकर अपने स्टेक को सेल करने लगा एट अ हायर प्राइस और जो पैसा आता था उसे लगा देता था रियल एस्टेट बिजनेस में। अब क्योंकि राजू एंड उसके भाई अपने होल्डिंग्स को सेल कर रहे थे तो उनकी होल्डिंग्स जो कि अराउंड 26% थी इन 2002 वो गिर करके 2% पे आ गए 2008 में एंड जो बचे हुए होल्डिंग्स थे उन्होंने उसको भी बैंक के आगे प्लेज करके लोन ले लिया एंड सारे पैसे को एज यूजुअल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में लगा दिया। दोस्तों उनका ओरिजिनल प्लान ये था कि जो भी वो पैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में लगा रहे हैं वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को एट अ हायर प्राइस सेल करके वापस से सत्यम कंप्यूटर्स में रीइंस्टेट कर देंगे। तो जो भी बढ़ती गैप थी रिपोर्टेड फिगर्स एंड एक्चुअल फिगर्स इन सत्यम कंप्यूटर्स वो उस तरीके से रिफिल हो जाएगा। बट 2008 में आती है हैदराबाद में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी मंदी एंड जिसके वजह से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की प्राइसेस एकदम से बिल्कुल गिरने लगती है एंड जो प्लान होता है ओरिजिनल राजू का कि वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को सेल करके वापस से वो अमाउंट्स को रीइंस्टेट कर देंगे सत्यम कंप्यूटर्स में, वो फेल होने लगता है। सो यहाँ पे राजू लगाता है प्लान बी। अब दोस्तों हमने स्टार्टिंग के वीडियो में बोला था कि जो प्रॉपर्टीज अक्वायर करता था राजू वो मोस्टली मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टीज के नाम पे अक्वायर करता था। तो अब राजू ने क्या प्रपोज करा कि
सत्यम कंप्यूटर्स अक्वायर करेगा मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टीज को। अब इस एक्विजिशन से एक डॉलर वैल्यू पे एक्विजिशन होगी, बट कोई भी एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा। तो जो भी एक्चुअल एंड रिपोर्टेड फिगर्स का गैप है वो एक बुक पेमेंट के थ्रू वापस बराबर पे आ जाएगा। सो इसको ऐसे मानते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक्चुअल बैंक बैलेंस है $5 का और आपने रिपोर्ट करा हुआ है $15, तो जो $10 का गैप है वो आप कर दोगे पेमेंट मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टीज को अक्वायर करने में, बट कोई भी एक्चुअल पेमेंट होगा ही नहीं, सिर्फ बुक्स में वो पेमेंट दिखेगा। तो बुक्स में जो रिपोर्टेड फिगर $15 का था वो वापस से $5 पे आ जाएगा और इसके बदले में वो मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टीज बन जाएगी सब्सिडरी ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड। और ये प्लान अप्रूव भी हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, बट इन्वेस्टर्स का डिससैटिस्फैक्शन आता है और न्यूयॉर्क में बैठे एक शेयर होल्डर्स ने उस सत्यम कंप्यूटर्स के अगेंस्ट सूट भी फाइल कर देता है, जिसके वजह से सत्यम कंप्यूटर का शेयर प्राइस एकदम से गिरने लगता है, जिसके वजह से अगेन ये प्लान को वापस लेना पड़ता है और बहुत सारी विसल ब्लोइंग होने लगती है विद इन सत्यम कंप्यूटर, जिसके वजह से मोस्टली ये न्यूज बाहर आने लगती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है सत्यम कंप्यूटर्स के साथ। एंड साथ में राजू के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं बचा होता है रादर देन टू सरेंडर। एंड इसी के लिए राजू 7 जनवरी 2009 को एक लेटर लिखता है सेबी को, जिस लेटर में वो पूरे अपने हो रहे इरेगुलरिटी के बारे में बताता है कि कैसे उसने ट्रू फिगर्स एंड जो रिपोर्टेड फिगर्स में वो गैप क्रिएट करता है। एंड उस लेटर के थ्रू वो अपने आप को सरेंडर कर देता है सेबी को एंड उस केस को वापस हैंड ओवर कर दिया जाता है सीबीआई को एंड सीबीआई अरेस्ट करती है रामालिंगा राजू एंड उसके ब्रदर को। दोस्तों इसमें एक और एंगल है पीडब्ल्यूसी का, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। वैसे वी नो दिस एज अ बिग फोर। अब बिग फोर जो पीडब्ल्यूसी होती है वो ऑडिटर होती है सत्यम कंप्यूटर्स की। दोस्तों सत्यम कंप्यूटर्स का ऑडिट करते हुए जो फेक इनवॉइसेस जनरेट हो रहे थे, जो फेक एम्प्लॉय पेमेंट्स हो रहे थे, जो फेक बैंक स्टेटमेंट जनरेट हो रहे थे, वो पीडब्ल्यूसी अपने ऑडिट के ड्यूरिंग पकड़ नहीं पाती। अब एक ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो ओपिनियन दे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्योंकि ये फ्रॉड पकड़ नहीं पाता पीडब्ल्यूसी, सेबी लगा देती है उस पे 2 साल का बैन टू ऑडिट लिस्टेड कंपनीज, जो कि बाद में एपेलेट ट्रिब्यूनल बैन को लिफ्ट कर देती है, बिकॉज एपेलेट ट्रिब्यूनल का ये मानना होता है कि जो बैन लगाने का पावर है वो सेबी के पास नहीं है और साथ साथ में फ्रॉड का पार्टी नहीं है पीडब्ल्यूसी, रादर पीडब्ल्यूसी ने एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करा है और क्योंकि ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है इसलिए सेबी का पावर नहीं है इस पे बैन लगाने का और इसका पावर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो पीडब्ल्यूसी का यहाँ पे गलती ये है कि उन्होंने फेक इनवॉइसेस पे रिलाई करा, फेक एम्प्लॉयज पेमेंट्स पे रिलाई करा और सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है कि उन्होंने फेक बैंक स्टेटमेंट पे रिलाई करा। दोस्तों ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मैंडेटरली एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन लेना पड़ता है फॉर बैंक बैलेंस। तो जो भी बैंक बैलेंस आपके बुक्स में पड़ा हुआ है, आप कंपनी के बैंक स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं करके आप एक लेटर लिखोगे बैंक को और वो लेटर पे बैंक आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगा स्टेटिंग कि व्हाट इज द बैलेंस। अगर ये प्रोसीजर पीडब्ल्यूसी ने करा होता तो वो कभी भी कॉन्फर्मेशन बैंक से उतनी बैलेंस की कभी आती ही नहीं और ये फ्रॉड बहुत ही बिगिनिंग में पकड़ा जाता। दोस्तों इसी फ्रॉड की वजह से और इसी इरेगुलरिटी की वजह से गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील करके लाना पड़ा कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों उसमें ऑडिटर के रिगार्डिंग रेगुलेशंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए और उसमें एक सबसे मेजर बदलाव ये था कि कोई भी ऑडिट फर्म एक कंपनी का ऑडिट लगातार 2 टेन्योर ऑफ 5 इयर्स नहीं कर सकती है। अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में समझे तो कोई भी एक ऑडिट फर्म किसी कंपनी का ऑडिट 10 साल से ज्यादा नहीं कर सकती है। दोस्तों आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले ही ऐसे स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।